इशी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, प्लीज़ रोना धोना बंद करो। वो टिश्यू का पूरा डब्बा ख़त्म कर चुकी थी, जबकि उसके आंसू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। तुझे अपनी सहेली समझती थी मैं, तुझसे अपने दिल के जज्बात कहती, तुझे अपने सच्चे जज्बात बताती, और तूने मेरे वाले क्रश के साथ शादी कर ली, वो भी 3 साल पहले। मतलब 3 साल पहले, जब वो मेरा क्रश था। यानी तुझसे पहले मेरा उस पर हक है, वो मेरा है। जा जाके अंदर के जीजू को बता कि वो सिर्फ मेरे हैं, मेरा हक है उन पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनसे निकाह करने की? बल्कि तब तू मेरी दोस्त थी ही नहीं, तब तो सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी क्लास फेलो के क्रश से शादी करने की? तुझे पता है मेरे घर में इनका कितना बड़ा पोस्टर लगा है? वो रोते हुए बता रही थी। मुझे कैसे पता होगा आयशा, मैं तो कभी तुम्हारे घर गई ही नहीं ना। उसने मुजरिम की तरह सर झुका कर कहा। हाँ, ये भी सही कहा, तू तो मेरे घर में आती ही नहीं। तो तुझे पता चल जाता ना जब तुम लोगों का निकाह हो रहा था, तब तो बताती ज़रान मैं ये निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी सहेली के वन एंड ओनली क्रश हो। लेकिन तू तो कभी मेरे घर ही नहीं आई, और तुझे पता कैसे चलता? इतना दुख दिया है ना तूने मुझे, मैं कभी तुझे माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। अब ट्रीट दे, पिज़्ज़ा खिला मुझे, थोड़ा कम कम होगा। वो आंसू साफ करते बोली तो इबादत ने हैरत से उसे देखा। घूर मत मुझे, पिज़्ज़ा खिला, इतने अमीर आदमी की बीवी है, एक नहीं दो खिला, तभी तेरा गुनाह माफ़ हो सकता है ना दुआ? उसने दुआ की तरफ देखते कहा, जो अब तक जैसे किसी सदमे में थी। दुआ, तू ठीक है ना, या मेरी तरह तुझे भी यकीन नहीं आ रहा? तू भी सदमे में है? वो परेशानी से पूछने लगी, जब दुआ ने नफ़ी में सर हिलाते इबादत का रुख अपनी तरफ फेरा। जब मैं और आयशा तेरे सामने तेरे शोहर के बारे में बातें करती थी, जब तुझे बताती थी कि वो हम दोनों का क्रश है, तुझे बुरा नहीं लगता था? वो मुंह खोले उससे पूछ रही थी। तुम लोग प्यार करते हो उनसे, कोई नफ़रत थोड़ी ना करते हो जो मुझे बुरा लगेगा। वैसे भी ये यारम काज़मी वाला प्यार था ना, कोई रियल वाला थोड़ा था। उसने बड़ी मासूमियत से उन दोनों को देखते हुए कहा। अच्छा, मतलब रियल वाला होता तो क्या उखाड़ लेती? अब की बार आयशा ने उसका रुख अपनी तरफ फेरा। नहीं, मैं क्या कहती, कुछ भी नहीं। प्यार तो प्यार होता है ना, रियल वाला भी हो सकता है और यारम काज़मी वाला भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रही थी। मैं पिज़्ज़ा मंगाती हूँ तुम दोनों के लिए, उसने मासूमियत से कहते साइड पर रखा टेलीफोन उठाया, जबकि वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़रान ने यह सब बताकर अच्छा किया था या गलत। बस उसके किरदार पर कोई बात नहीं आई थी, सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे, हर कोई उसे लकी कह रहा था। जब अचानक ही उसे ख्याल आया कि ज़रान कमरे में ज़िबाइश गई हुई है, वो भी तकरीबन आधे घंटे से। ज़िबाइश की बच्ची ज़रान के कमरे में अभी तक क्या कर रही है? वो बाहर क्यों नहीं निकली? वो परेशानी से उठकर कमरे की तरफ भाग गई, जबकि उसकी जेलसी पर वो दोनों कहका लगाती हाई फाई करने लगी। इससे पहले कि वो कमरे के अंदर जाती, ज़िबाइश कमरे से बाहर निकलती उसे टकराई। आप जा रही हैं? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, जा रही हूँ। तुम्हें अंदर जाना होगा, राइट? रोमांस करो जाकर, मेरा मतलब है बात करो, आखिर हस्बैंड है तुम्हारा। वो दांत पीसती उसके करीब से निकल गई, जबकि वो पीछे से उसे काफ़ी देर तक देखती रही। जब वो ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकली तो ज़रान, जो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार ही करता रह गया, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद करती वापस बाहर आयशा के साथ आकर बैठ गई। ये क्या, तू तो ज़रान सर के कमरे में जा रही थी ना? आयशा ने हैरत से पूछा। जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि दोस्तों को पार्टी करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पहले पार्टी बाद में ज़रान। वो दोनों की तरफ देखते हुए उन्हें काफ़ी खुश कर चुकी थी, जब जबकि जानती थी कि ज़रान उससे खुश नहीं, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा उसे देख चुका था और यकीनन उसकी शामत पक्की थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि सबके सामने वो उसे कुछ नहीं कहने वाला। वो लोग अभी बातों में मसरूफ़ थे, जब ज़रान बाहर निकलता अपनी सेक्रेटरी से कुछ कहते ऑफिस से ही बाहर चला गया। वो कहाँ गया था उसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था, लेकिन उसके जाने से वो थोड़ी रिलैक्स ज़रूर हो गई थी। अब वो सबके साथ मिलकर इंजॉय करने वाली थी। आधी रात को क्लब पर छापा मारा गया, जहाँ कॉलेज की थर्ड ईयर की बच्चे बच्चियाँ पार्टी कर रहे थे। यहाँ नशा दिया जा रहा था बच्चियों को, शायद बेवकूफ़ बनाकर उनके ड्रिंक्स में नशे वगैरह मिलाए गए थे। पुलिस ने छापा मारकर वहाँ मौजूद लोगों को पकड़कर थाने में पेश किया। ज़बर वहीं मौजूद था, उन सबके नाम लिख रहा था। जब उनमें से एक लड़की काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही थी, उसे देखते ही वो पहचान चुका। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, यकीनन 1 डेढ़ हफ्ता पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी वजह से। वो सबको इग्नोर करते उसके पास आया। सीधी खड़ी हो जाओ और अपना पूरा नाम बताओ। उसने काफ़ी गुस्से से उसे घूरा, जबकि वो सीधी कैसे खड़ी होती, उस वक्त तो नशा उसके दिमाग पर सवार था। स्टूपिड वर्दी वाले, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं सीधी ही खड़ी हूँ? वो टेबल पर गिरते हुए बड़ी मुश्किल से सीधी हुई। तुम सीधी खड़ी होती हो या रख कर लगाऊँ एक कान के नीचे? सारा नशा एक लम्हे में उतर जाएगा। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। यू वर्दी वाले, यू नो वॉट, आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड।
और तो और तुम्हारी तो मूछें भी, आई हेट मूछों वाले लोग, तुम जैसों को तो मैं अपने घर का वॉचमैन भी नहीं रखती, तुम्हें सब इंस्पेक्टर किस गधे ने बना दिया। वो उसे देखते हुए बोले जा रही थी, जबकि जबर के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। वो बस उसे गुस्से से घूर रहा था। सर जी मैंने इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, ये कोई और नहीं अपने डीएसपी सियाल सर की बेटी है। क्यूट क्या साथ में तुम्हारा बाप बोलेगा। वो उसे धक्का देते हुए गुस्से से चिल्लाई, सॉरी मैडम जी, क्यूट बेटी है डीएसपी साहब की। उसके चिल्लाने पर वो पीछे हटते हुए बोला, गुड, आइंदा याद रखना वरना तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। साहब जी, लड़की की सालगिरह थी आज, सारे दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई थी, वहीं पर कुछ पी लिया होगा उल्टा सीधा। मैंने डीएसपी साहब के घर फ़ोन किया था, आगे से उनकी मुलाजमा ने फ़ोन उठाया और कहा कि उसे बाहिफाजत घर छोड़ दें। क्यों, हम क्या इसके बाप के नौकर लगे हैं जो इसे बाहिफाजत घर छोड़ के आए। बुलाओ डीएसपी साहब को और उनकी बेटी के करतूत दिखाओ, आकर जमानत करवाएं इसकी। क्लब में नशे की हालत में पकड़ी गई है। जबर ने जवाब देते अपनी कुर्सी घसीटी। ओ हेलो यू वर्दी वाले, लगता है तुम्हारे कान के पर्दे फारिग हैं, सुनाई नहीं दिया क्या डीएसपी की बेटी हूँ मैं और मुझे यहाँ थाने में कैद करोगे तुम। जानते नहीं हो क्या मेरे बाप को, एक सेकंड में ये जो वर्दी तुमने पहनी है ना उतरवा कर सड़क पर भीख मांगने बिठा देंगे तुम्हें। और तुम खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। वो पास खड़ी कांस्टेबल को वार्न कर रही थी जब अगले ही लम्हे उसका बाजू पकड़कर जबर ने उसे अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे लगाया। वो लम्हे में ज़मीन पर जा गिरी। मदीहा साहिबा, मुजरिम को किस तरह कंट्रोल किया जाता है शायद भूल रही हैं आप। उठाकर ले जाओ इसे अंदर, जब तक इसका बाप खुद जमानत के पेपर तैयार करवा के नहीं लाता तब तक मैं देखता हूँ उसकी ज़मानत कैसे होती है। आई बड़ी डीएसपी की बेटी, वो उसे किसी तरह की रियायत देने को तैयार ना था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, देख लूँगी मैं तुम्हें, देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारी वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा भी नाम शनाया सयाल नहीं। वो चीखते हुए बोली जब अगले ही लम्हे वो गुस्से से कुर्सी छोड़कर उठा। शनाया की तेज चलती जुबान को अचानक ब्रेक लगी जबकि वो उसके सामने आ रुका। ये हाथ देख रही हो, बड़े बड़े सूरमाओं की जुबानें बंद करवाई हैं इसके साथ। ये ना हो कि सारी जिंदगी आवाज़ निकालने के काबिल ना रहो। बेहतर होगा कि जब तक तुम्हारा बाप आता है जबान को कंट्रोल में रखो, वरना तुम जैसों को कंट्रोल करने की स्पेशल ट्रेनिंग ली है मैंने। करूं कंट्रोल? वो अपना हाथ खोले उसे दिखाते पूछ रहा था, जबकि इस दफ़ा लेडी कांस्टेबल के खींचने पर वो चीखती हुई अंदर जा रही थी। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, ये मत सोचना कि मैं डर गई। एक बार मेरे बाबा को आने दो, वो बताएंगे तुम्हें। तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, मेरे बाबा तुमसे इस थप्पड़ का बदला लेंगे। वो अचानक ही गुस्से से बोलते रूंधी आवाज़ में बोली तो जबर के लबों के किनारे पर जरा सी मुस्कुराहट नमूदार होकर छुपी, जबकि वो चेहरा झुकाए अपनी कुर्सी अब संभाल चुका था। डीएसपी सियाल साहब तकरीबन भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उन्हें इतना ही पता चला जितना मुलाजमा ने बताया था कि उनकी बेटी को जेल से आज़ाद नहीं किया गया, क्योंकि वहां बैठा इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, बल्कि उसने कहा है कि उसूल सबके लिए बराबर है। अगर डीएसपी की बेटी है तब भी ज़मानत के कागजात बनवा कर है। वो अंदर दाखिल होते हुए सबसे पहले उस इंस्पेक्टर से मिलना चाहते थे जो ऑन ड्यूटी था उस वक्त। ज़बर, वो अंदर दाखिल होते हुए उससे बोले जिसके कंधे पर पट्टी बंधी थी और वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। यस सर। वो उठकर खड़ा होता दाएं की बजाय बाएं हाथ से उन्हें सल्यूट कर रहा था। तुम तो छुट्टी पर थे ना इंस्पेक्टर ज़बर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 10 दिन के लिए रेस्ट करने का कहा था ना। उसे देखकर पहले तो वो चौंके, फिर उसे देखते ज़रा सख्ती से बोले क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी और वो उस वक्त ऑन ड्यूटी था। सर, मेरा पूरा इरादा था आपकी दी हुई छुट्टियों से फ़ायदा उठाने का, लेकिन मुझे पता चला रात को 10 बजे के यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है, जबकि क्लब पर छापा मारा गया था और वहाँ से काफ़ी सारे कम उम्र बच्चे बरामद हुए जिन्हें नशे की हालत में किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सुनते ही मैं यहाँ चला आया। आपको शायद सुनकर अफसोस हो कि उन बच्चों में आपकी बेटी भी शामिल थी। मुझे अफसोस है कि आपको अपनी बेटी के लिए यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन उसूल सबके लिए बराबर थे तो मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता था। आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आपको ज़मानत के कागजात देने पड़ेंगे, जैसा कि बाकी के वालिदैन दे रहे हैं। माजरत, शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस तरह बाकी के सबके वालिदैन इतने परेशान हैं, हम आपके हवाले आपकी बेटी को करके आपके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते ना। मैं समझता हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझते हुए इस थाने के उसूलों का एहतराम ज़रूर करेंगे। वो उन्हें देखते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोला, ऑफ कोर्स माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू ज़बर। मैं ज़रूर असूलों का एहतराम करूँगा। मैंने अपने वकील को भेजा है, वो पेपर्स बनवा कर ला रहा है, बस थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा।
बाकी तुम बस मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो ताकि मैं उससे बात कर सकूं, इत्मीनान कर सकूं कि वो ठीक है या नहीं। वो परेशानी से बोले तो ज़बर सिर्फ हाँ में सर हिलाता उन्हें अपने साथ आने का इशारा कर चुका था, जबकि वो खामोशी से उसके पीछे उन्हीं रास्तों पर जा रहे थे जहाँ वो अक्सर जाते थे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कभी यहाँ पर उनकी अपनी ही बेटी बैठी हुई मिलेगी उन्हें। सर आपकी बेटी अंदर है, आइए। वो थाने का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल होता उन्हें भी अंदर आने का इशारा कर चुका था, जबकि अपने बाप को देखते ही वो उठकर रोते हुए उनके सीने से लग गए। उसे बिल्कुल सही सलामत पाकर सयाल साहब भी थोड़ा रिलैक्स हुए थे। अब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया इबादत, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ख़राब होती जा रही है। ना तुम ठीक से खाती हो और ना तुम अपना ख्याल रखती हो। ऑफिस क्या ज्वाइन कर लिया, ज़िंदगी का कोई होश ही नहीं रहा तुम्हें। बैठो यहाँ आराम से, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। वो रात को पानी भरने के लिए वापस किचन में आई तो देखा इबादत अपने लिए खाना गर्म कर रही थी। शाम को तो वो आते ही सो गई थी, खाना खाने का उसे होश ही नहीं रहा था और अब आधी रात को उठकर खाना खा रही थी। बहुत ख़राब टाइमिंग थी उसकी और जोरिश को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक ज़बर और दूसरी इबादत जिनके खाने की कोई टाइमिंग ही नहीं थी। भाभी मैं ले लूँगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी ऑफिस में कभी भी जब मूड होता है तब भी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, इसीलिए शाम को भूख नहीं लगती। तो फिर बस रात को जब भूख लगती है तब खाती हूँ। वो उसे इत्मीनान दिलाते हुए टेबल पर बैठते अपना खाना शुरू करने लगी थी। वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो गलत है। वैसे भी तुम सुबह ऑफिस नहीं जा रही हो, सुबह हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। उसने अचानक उससे कहा तो हैरानगी से वो उसे देखने लगी। शॉपिंग पर क्यों जा रहे हैं, खैरियत तो है? आपको कुछ चाहिए था क्या? वो उससे पूछने लगी। अभी 2 दिन पहले ही तो वो शॉपिंग पर गई थी, वो भी बारिक के साथ, और बारिक को भी तो यही कह रही थी कि उसके पास हर चीज़ मौजूद है, कुछ नहीं चाहिए। और अब वो खुद उसे शॉपिंग के लिए चलने का कह रही थी। मगर क्यों कह रही थी? अरे भाभी, आप तो कह रही थी कि आपको शॉपिंग की ज़रूरत नहीं, तो अब क्या चाहिए आपको? और वैसे भी मेरी पिछले हफ्ते बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, अब मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आप इशू को ले जाओ ना। वो परेशानी से उसे बताने लगी। अरे कल तुम्हारा बॉस खुद नहीं आने वाला, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मेरा मतलब है सवात जाने के लिए शॉपिंग तो करनी होगी। और मुझे क्यों शॉपिंग करनी है? मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। मैं तो तुम्हारी शॉपिंग की बात कर रही थी। और फिर जरान के लिए भी मैंने सोचा कि हम ही शॉपिंग कर लेते हैं। पूरा एक हफ्ता रहोगे सवात नारायण कागान में, तो कम से कम कपड़े तो गर्म होने चाहिए ना तुम लोगों के पास। वो इस अंदाज में बोली कि इबादत उसे देख कर रह गई थी। मतलब वो सचमुच में घर में ये बात बता चुका था कि वो उसे लेकर हनीमून पर जा रहा है? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो कहीं नहीं जा रहे। वो तो जरान का दिमाग ख़राब है, अभी रुखसती हुई नहीं, वो हनीमून किधर से होगा? वो परेशानी से उठकर बताने लगी, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। फैमिली ट्रिप में हनीमून किधर से आ गया? हनीमून? तुम और जरान भाई हनीमून पर जा रहे हो? मतलब प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? बहन अभी रुखसती तो होने दो, इतनी क्या जल्दी पड़ गई है तुम दोनों को? नहीं, मेरा मतलब है अगर जल्दी है तो मैं बात कर देती हूँ दादी से, वो तो वैसे ही तैयार बैठी हैं तुम्हें रुखसत करने के लिए। चलो एक नेक काम मेरे सर लग जाएगा। वो उसकी तरफ देखते शरारत से बोली, नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो जरान पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं तो मैंने भी बोल दिया। वो अच्छी खासी नर्वस हो गई थी, जबकि जोरिश को उसकी हालत मज़े दे रही थी। अच्छा मतलब तुम दोनों इस तरह की बातें करते हो? हनीमून? वाह देवर जी, बड़े फास्ट जा रहे हो। परेशान मत हो, मैं दादी से बात करती हूँ, वो तुम्हारी रुखसती इस फैमिली ट्रिप से पहले ही कर देंगी। वो इज़ा को अच्छा माहौल देने के लिए ना हम सब उसे ट्रिप पर ले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी ये हनीमून वाली प्लानिंग का हमें पता ही नहीं था। फिक्र मत करो, ये फैमिली ट्रिप तुम दोनों के लिए हनीमून ही होगा। जिस तरह हम शहीर और अरूश को तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह तुम्हें और जरान भाई को भी तंग नहीं करेंगे। बेफिक्र रहो तुम लोग, तुम्हारी प्यारी भाभी सारे मसले का हल है। वो बड़ी खुशी से कह रही थी, जबकि इबादत मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं भाभी प्लीज़ नहीं। वो भाभी ज़रान पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बस उनका दिमाग ख़राब है, फजूल में मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी बात बता ही देते हैं। वो तो ज़बरदस्ती हनीमून पर ले जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं कि कोई फैमिली ट्रिप जा रहा है। आप कसम ले लें मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो उसके दोनों हाथों को थामते मिन्नतें करने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है ना, अब बस भी कर दो यार, मान ली मैंने तुम्हारी बात। ठीक से खाना खाओ और कमरे में जाकर आराम करो। कल तुम कहीं नहीं जा रही हो, फैमिली ट्रिप जा रहा है जिसमें ज़रान भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ। तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे बस वो। उसके गाल खींचती वो पानी लेकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि इबादत ने सुकून का सांस लेते ज़रान से इस बात पर नाराज़ होने का फ़ैसला किया था।